भारत में हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? ये यूथ कभी बच्चा था। ये बच्चे भी आजकल के आप देखिए कि 10 साल के बच्चे भी 50-55 किलो के वजन के होते हैं। एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है ओवरवेट की वजह से। हमारे देश में ब्लड प्रेशर और शुगर का होना बहुत आम हो गया है। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये जो बीमारियां है वो क्योरेबल नहीं होती, ये सिर्फ काबू में रहती है। आपको उसके ऊपर दवा रूपी हाथ रखना है। डॉक्टर भी अंत में क्या करेगा जब पेशेंट्स नहीं समझ रहे? तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो आपके जो हार्ट के मसल्स को जो डैमेज हुआ है वो रिवर्सिबल होता है। वो मन को भी प्रसन्न रखना पड़ता है। इससे क्या है कि आपकी जो फील गुड फैक्टर है, जो गुड हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और एक आपको प्रसन्नता हमेशा बनाए रखा है। तो एक आम नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे उसकी किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए? तो उसकी जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का भी इंक्लूजन होता है। और मेंटली अगर आप फिट रहेंगे तो फिजिकली अपने आप आ जाता है। ये तो क्या कारण है कि लोगों को सोने के बावजूद एक एक दो दो घंटे तक नींद नहीं आती है? कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ ना दिन में 2 वक्त, पर फिर भी दवाई लेने के बावजूद भी मीठा नहीं खाना है, तो दवाई का क्या मतलब? मैं तो मीठा खाऊंगा। तो जिस चीज से आपको नुकसान हो रहा है, जो चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी ही नहीं है, उसको आप ऐड ऑन कर रहे हैं उसके अंदर। हार्ट अटैक आने के सामान्यतः संकेत क्या है? आजकल प्रचलन चला है साइलेंट अटैक का, तो ये साइलेंट अटैक क्या है सर? कि ये ज्यादातर रात को होता है और खाने के बाद होता है। जिंदगी की भागदौड़ में हम एक महत्वपूर्ण चीज तो भूल ही जाते हैं। जीवन में यदि सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो खुद जीवन है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में 32 करोड़ से अधिक लोगों को रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर है। 10 करोड़ से अधिक लोगों को मधुमेह यानी कि डायबिटीज है। 13.5 करोड़ से अधिक लोग प्री डायबिटिक है, यानी भविष्य में उन्हें डायबिटीज होने की पूरी पूरी आशंकाएं हैं। हमारे देश में पिछले साल 7 लाख से अधिक लोगों ने हार्ट अटैक के कारण जान गंवाई। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो एक भाई जिसे स्ट्रोक आने पर पता चला कि उसे ब्लड प्रेशर है। एक बहन जिसकी आंखों की रोशनी जाने के बाद पता चला कि उसे डायबिटीज है। हमारा शरीर हमें कई बार छोटे छोटे संकेत देता है कि हमें स्वास्थ्य जांच करा लेनी चाहिए, लेकिन हम जिंदगी में तरक्की के पीछे, प्रमोशन के पीछे कुछ इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। हमारी की गई छोटी सी भूल हमारे परिवार को भुगतने वाली सजा पूरी जिंदगी की बन सकती है। आज की हमारी चर्चा इसी विषय को लेकर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, हेल्थ अवेयरनेस। आज के हमारे अतिथि का परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर संदीप जी त्रिपाठी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। आप श्री सूरत महानगर में पिछले 35 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक फैमिली फिजिशियन। डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत में आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि भारत में हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, और उसमें भी युवाओं की संख्या, जैसे कि 45 वर्ष से कम लोगों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? तो इसमें दो मेन चीज़ हैं। एक तो आपका खाना पीना और आपका रहन सहन। तो इस पे मैं पहले आपको इलेबोरेट करता हूँ कि आजकल का जो यूथ है उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो बाहर का खाना खाता है, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये है, लेट नाइट्स करता है, पार्टीज़ करता है, पार्टी में भी खाता है। और उसकी जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का भी इंक्लूजन होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, आप जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, फैट वाली चीज़ें खाते हैं, ये इन टर्न आपकी चर्बी बढ़ाता है। और जब ये आपकी चर्बी बढ़ती है, ये खून में भी चर्बी पैदा करती है। तो ये खून की जो चर्बी है ये हार्ट की धमनियों में जाके डिपॉजिट होती है। तो ये एक बहुत यंग एज से शुरू होता है। अभी आपने पूछा यूथ, ये यूथ कभी बच्चा था। ये बच्चे भी आजकल के आप देखिए कि 9-10 साल के बच्चे भी 50-55 किलो के वजन के होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। तो यही बच्चा जब बड़ा हो के यूथ होता है, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है ओवरवेट की वजह से। इसमें जो चर्बी का, इसके शरीर में जो एक्सेस चर्बी है जो खून में मिलके हार्ट की धमनियों में जो डिपॉजिट होती है, ये एक मुख्य कारण है यंग एज में हार्ट अटैक आने का। और दूसरा कारण है एक स्ट्रेस। तनावग्रस्त होना अस्वस्थता का मुख्य कारण हो सकता है? होता है, हो सकता नहीं है। क्योंकि ये तनावग्रस्त भी हम देखेंगे कि बचपन से ही शुरू होता है। एक बेचारा सीनियर केजी नर्सरी में जाता हुआ बच्चा या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जाता हुआ बच्चा भी इतना कॉम्पिटिटिव होता है। वो खुद नहीं होता है, लेकिन उसके माँ बाप की वजह से, प्रेशर की वजह से इतना कंपटीशन में आ जाता है कि उसको कुछ अच्छा करना है।
सबसे आगे रहना है। तो जो बच्चा है वो पढ़ाई में अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या उसके जो दोस्त हैं उससे अच्छा करने की प्रेशर की वजह से भी तनावग्रस्त रहता है। और एक यूथ है जो अपना जॉब कर रहा है, वो अपने जॉब में भी आगे रहने की होड़ में एकदम तनावग्रस्त रहता है, कुछ अच्छा करने की होड़ में, कुछ पाने की होड़ में एकदम लगा हुआ रहता है, वो हमेशा तनावग्रस्त रहता है। तो ये एक कारण भी मुख्य गिना जा सकता है हार्ट अटैक को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल। एक हमारे देश में ब्लड प्रेशर और शुगर का होना बहुत आम हो गया है। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें दी गई है नियमित समय पे लेने के लिए, उसे वो समय पे बिल्कुल नहीं लेते हैं, और कभी लेते तो किसी दिन नहीं भी लेते हैं। और अगर मान लीजिए महीने भर दवाई समय पे लेने से उनका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल आ गया, तो कई बार मैं देखता हूँ बिना डॉक्टर से पूछे, बिना कंसल्ट किए वो दवाई लेना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार का अंततः अंजाम क्या होता है? आयुष, ये बहुत ही आम है, ये जो तुमने कहा, ये लोगों की एक गलत फहमी है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और जो हार्ट डिजीज है वो एक बार काबू में आ जाने के बाद में दवाई बंद करेंगे तो वो अच्छी हो जाती है। इनको एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, पब्लिक अवेयरनेस के जरिए, जैसे कि तुम्हारे पॉडकास्ट के जरिए, कि ये जो बीमारियां हैं वो क्योरेबल नहीं होती है, ये सिर्फ काबू में रहती हैं। तो मैं इसके लिए एक उदाहरण दूंगा कि आपने कभी स्प्रिंग देखी है, बॉल जी पेन के जी अंदर जी, स्प्रिंग हाँ हाँ आती है, हाँ तो उसके ऊपर अगर आप हाथ रख के रखेंगे तो स्प्रिंग दबी हुई रहेगी। हाँ। तो जैसे ही आप हाथ हटाएंगे वो स्प्रिंग डबल जोर से ऊपर आती है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो आपकी बीमारी है, अच्छा। आपको उसके ऊपर दवा रूपी हाथ रखना है। जी। और ये हाथ तब तक बनाए रखना है जब तक आपको स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है। आप जैसे ही ये दवा रूपी हाथ हटाएंगे ये बीमारी आपकी डबल जोर से आएगी ऊपर। तो ये आपको, अगर जब आप किसी को दवा चालू करते हैं, जैसे मैं एक चिकित्सक हूँ तो मैं मेरे पेशेंटों को पहले ये अवेयर कराता हूँ कि जी। ये जो आपकी दवाई चालू हो रही है ये बंद नहीं होगी, क्योंकि आपका जो बीमारी है वो क्योरेबल नहीं है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। और दवाई के जरिए जब वो काबू में आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बीमारी इस दवा की वजह से काबू में है। जी। तो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो चीज वापस आ जाएगी और डबल जोर से आएगी और वो नुकसानदेह होगी आपको। तो ये अवेयरनेस के चलते आप ये चीजों से आप लोगों को अवगत करा कर सकते हैं। एक मेरे पिताजी के मित्र हैं, वो शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज है, लेकिन उनके डॉक्टर ने उन्हें मना किया है कि आपको मीठा नहीं खाना है। पर वो कहते हैं कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ ना दिन में 2 वक्त, पर फिर भी दवाई लेने के बावजूद भी मीठा नहीं खाना है, तो दवाई का क्या मतलब, मैं तो मीठा खाऊंगा। और वो मीठा खाते भी हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे सर? हाँ, तो ये एक है ना बहाना है खाने का। जी। तो जिस चीज से आपको नुकसान हो रहा है, जो चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी ही नहीं है, उसको आप ऐड ऑन कर रहे हैं उसके अंदर। जी। तो समझिए अभी आप कोई एक्स अमाउंट की दवा ले रहे हैं, वो चीज आप मीठा खा रहे हैं, जो मना किया है वो खा रहे हैं, तो आपको उसमें डबल करना पड़ेगा डोज। डबल डोज बढ़ता जाएगा। डोज बढ़ता जाएगा क्योंकि ओहो। आप वो अंदर डाल रहे हैं हाँ जो हाँ। चीज आपके लिए हानिकारक है। आपका शुगर लेवल है या ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं मैं ये दवा खा रहा हूँ मेरा कंट्रोल में है, अब मैं ऐड कर सकता हूँ कुछ भी शुगर वगैरह खा के। तो आप जब वो ऐड करेंगे तो दवाई भी ऐड होगी। हाँ। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो दवा का भी लिमिटेशन होगा, आप दवा का डोज एक हद तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप खाने में काबू नहीं करेंगे तो आप फिर आपके लिए और आपके चिकित्सक दोनों के लिए मुश्किलें मुश्किल पैदा हो है। जाएगा, फिर डॉक्टर भी अंत में क्या करेगा जब पेशेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो? ऐसा है, तो इसमें एक डाइट का बहुत ही मुख्य किरदार है, जी। जो आपके ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को या हार्ट डिजीज को काबू में रखने के लिए एक फैक्टर है। फैक्टर बिल्कुल, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई भी दवाइयाँ बंद नहीं करनी हाँ, और चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि मैं दवा खा रहा हूँ तो मैं आप ये खा सकूंगा। तो जब आप वो खा रहे हैं तो आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपकी दवाई भी ऐड होगी। बिल्कुल, फिर दवाइयों के बाद में इंसुलिन के स्टेज पर भी पहुंच जाएंगे। सही है। एक सर, हार्ट अटैक आने के सामान्यतः संकेत क्या है? और एक आजकल प्रचलन चला है साइलेंट अटैक का। तो ये साइलेंट अटैक क्या है सर? मतलब रात को व्यक्ति मिलता है वो स्वस्थ होता है, कई लोगों ने सुना होगा कि रात को हम मिले थे एकदम स्वस्थ थे, और सुबह बेड पे रात को सोए, सुबह बेड पे लेटे ही रह गए। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। तो ये जो मेन तो जो हम हार्ट अटैक, हमको सबको मालूम है कि जो जी। छाती में दर्द होता है, खूब पसीना आता है, और दर्द ऐसा होता है कि जैसे बहुत ही भारी वजन रखा हो छाती के ऊपर, आदमी बोल नहीं सकता है, जी। उसको सफोकेशन होता है, उसको लगता है कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, खिड़की दरवाजे सब खोल दो ऐसा। तो ये सो नॉर्मल सिम्टम है जो सबको पता है। जी।
तो ये एक नॉर्मल हार्ट अटैक के सिम्टम है। लेकिन जो तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो जिसका जिक्र किया कि जो साइलेंट अटैक है, जी। उसमें होता क्या है कि ये ज्यादातर रात को होता है हाँ। और खाने के बाद होता है। हम्म। इसमें शुरुआत ऐसे होती है कि हल्का छाती में जलन होता है, कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है, एक आध उल्टी हो जाती है, जी। बेचैनी लगती है, हरारत लगती है। आदमी ये सोचता है कि मुझे गैस और एसिडिटी है। अधिकतर लोगों को यही होता है। दूसरे सिम्टम है इसमें फटीग, इतना थकान महसूस होती है कि मतलब आप रिलेट नहीं कर पाते हो कि ऐसी थकान मुझे कभी नहीं हुई है। हम्म। और आपने ऐसा कोई भारी काम भी नहीं किया होगा कि जिसकी कारण तुलना आपको आप थकान हो। ये कर सके कि ये हम्म। थकान इसलिए है। हम्म। तो ऐसी निशानियों को भी इग्नोर नहीं करना है। जी। तो ऐसी सूरत में जब भी आपको डाउट लगे कि भाई ये चीज कुछ अलग है लिमिट से रोज ज्यादा से, है। हाँ, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कभी भी आपको हार्ट के लक्षण हो, हम्म। तो आप किसी ऐसे सेटअप में जाइए जहां पे आपका एक बेसिक ईसीजी निकल सके। जी। और अगर उस सेटअप में एक कैथलैब की व्यवस्था हो। फैसिलिटी हो, व्यवस्था हो। हम्म। कैथलैब मतलब अगर आपके हार्ट में कोई स्टेंट बिठाने की जरूरत पड़ी, ब्लॉक निकला हम्म। एंजियोग्राफी करके, तो वो वहीं पे तुरंत हो जाएगा। ओ। तो ये इसका मुख्य कारण ये है वहां जाने का कि आप समय बचा रहे हैं। आप पहले किसी छोटे डॉक्टर जैसे कि जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए या ऐसे सेटअप में गए जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आपने अपना 1 डेढ़ घंटा कीमती वेस्ट कर दिया। वेस्ट कर दिया। और अंग्रेजी में एक डिक्टम है कि इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। घोड़ना। गोल्डन आवर। अच्छा। तो पहला जो 1 घंटा है, इसमें हाँ अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है, हाँ। तो हाँ। आपके जो हार्ट के मसल्स को जो डैमेज हुआ है वो रिवर्सिबल होता है। ओके। यानी पूरा वो ठीक हो डैमेज, सकता है। हाँ, वो परमानेंट नहीं होता है। तो अच्छा। ये गोल्डन आवर का जो महत्व है वो ये है कि आपको टाइमली इलाज, मिल जाना ट्रीटमेंट चाहिए। मिलना चाहिए। और वो ऐसे ही सेटअप में मुमकिन है जहाँ पे एक कैथलैब हो या ईसीजी की व्यवस्था हो। जी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा जिनको भी अगर डाउट है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको आप गलत साबित होंगे तो दूसरे दिन आपको वैसे ही छुट्टी मिल वैसे जाएगी। मिल जाएगी। लेकिन हाँ। अगर आपको वाकई में हार्ट अटैक है तो आपकी जान यहाँ बचेगी। हाँ, तुरंत व्यवस्था होती है डॉक्टर से। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बेसिक प्रश्न है, जैसे व्यक्ति को कितनी उम्र हो जाने के बाद में नियमित स्वास्थ्य जांच यानी कि हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए? तो इसमें दो पार्ट में आंसर है। एक तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हाई रिस्क कैटेगरी की नहीं है, तो हाई रिस्क कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? तो जिनके माता पिता को ये डिजीज है, हार्ट अटैक की या ब्लड प्रेशर की या शुगर की है। शुगर की, एक वो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है, ये आते हैं। हम्म। दूसरे वो लोग जिन जो ओवरवेट हैं, अच्छा, ओवरवेट। वो भी एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हम्म। तीसरे जिनको एडिक्शन है, व्यसन है किसी चीज का, पान, ओके। तंबाकू, दारू। ड्रिंक्स का। हाँ। हाँ, तो ये ओके। ये जो लोग हैं ये हाई कैटेगरी, हाई रिस्क हाई कैटेगरी रिस्क में। कैटेगरी में आते हैं। जी। अगर आप ऐसी कोई जॉब में है जो तनावपूर्ण है, इवन अच्छा। डॉक्टर्स भी आप गिन सकते स्ट्रेसफुल हैं कि होते हैं। स्ट्रेसफुल होते हैं, बिल्कुल। तो ये भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो ये अच्छा। जो 4 5 चीजें अगर आप इसमें कहीं फिट हो रहे हैं, तो हम्म। आप एक हाई रिस्क कैटेगरी के इंसान हैं, अच्छा। जिनको मैं एडवाइस करूंगा कि 30 से 35 साल में ओ। एक बेसिक ईसीजी हाँ हाँ। हर साल करवाना है। अच्छा। और एक शुगर का हर 6 महीने पे टेस्ट चेकअप करना करना। है। और ओके। ब्लड प्रेशर आप एक हर महीने आपके फैमिली डॉक्टर फैमिली के डॉक्टर के पास से पास जाके करा करा सकते लीजिए, हैं। जी। जिससे कि आपको प्राइमरी ही पता चल जाए कि अगर आपको कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो आप पिकअप कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में मैं बताऊंगा जो हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आती, जिनका लाइफस्टाइल एकदम अच्छा है, जी। वो नियमित कसरत करते हैं, हम्म। फैमिली हिस्ट्री अच्छी है, हम्म। कोई एडिक्शन नहीं है, कोई व्यसन नहीं है। तो हम्म। ऐसे लोगों को एक यही चीजें 40 के बाद चालू करनी चाहिए। और अगर आपको कोई लक्षण है, जी। जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वजन घट रहा है, हम्म। पेशाब ज्यादा बार बार आ रही है, हम्म। या आपका सर दर्द हो रहा है, तो अगर ऐसे कोई लक्षण है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और वो आपको जो टेस्ट बताएगा वो कर लेना कर चाहिए। लेना चाहिए। ओके। ये जैसे आपने लाइफस्टाइल बताई, तो एक आम नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे उसकी किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए, उसे कितना काम करना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? देखो, इसमें दो कैटेगरी है, एक तो फिजिकल और एक मेंटल। ओके। जब आप स्वस्थता की बात करते हैं तो एक फिजिकल फिटनेस होती है और एक मेंटल मेंटल फिटनेस फिटनेस होती होती है। है, बिल्कुल।
तो फिजिकल में हम हमारा आता है डाइट एंड रेजिम। तो खाना पीना, जैसे जो चीजें ये पैदा करती हैं उसी को आपको अवॉइड करना है। तो बाहर की चीजें ये सब नहीं इस्तेमाल नहीं करनी है। आप चीट कर सकते हैं जी 15 दिन में, 1 महीने में आप कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मन मारना है, वो मन को भी प्रसन्न रखना पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन उसको हैबिट मत बनाए कि हर हफ्ते हर वीकेंड आप आए और आपने पिज्जा बर्गर खाया। तो आप एक डाइट प्लान बना लीजिए अपना। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कोई भी 40-45 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर एज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप कोई गेम खेल सकते हैं, जैसे अगर आप बैडमिंटन खेले, वॉलीबॉल खेले, स्क्वॉश खेले, टेनिस खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल, मतलब आप जिस एज में फिट हो रहे हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो कर लीजिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जो मेंटल एंगल बता रहा हूँ मैं, उसमें आप अपनी हॉबीज डेवलप करिए। आपको कोई हॉबी है, म्यूजिक की हॉबी है, सुनिए, आप बजाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए, सिंगिंग करिए, ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी है उसको आप बढ़ावा दीजिए। इससे क्या है कि आपकी जो फील गुड फैक्टर है, जो गुड हार्मोन्स है, वो रिलीज होते हैं और एक आपको प्रसन्नता हमेशा बनाए रखता है। दूसरा, आप सोशल एक्टिविटीज में थोड़ा पार्ट लीजिए, जैसे कुछ समाज सेवा करिए। इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ये भी आपको बहुत ही मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा और ये फील गुड फैक्टर आता है। खुश रहना भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स के साथ एंगेज करिए, बिल्कुल। आपके फैमिली के अंदर एंगेज हुई है। आपके अगर माँ बाप है तो उनके साथ इंटरेक्ट करिए, छोटे भाई बहन है या जो भी रिश्तेदार है उनके साथ मिलना रखिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मेंटल फिटनेस के लिए है। तो और मेंटली अगर आप फिट रहेंगे तो फिजिकली अपने आप आ जाता है। आज के जमाने में कहते हैं कि खुश रहना जरूरी है। एग्जैक्टली। कई लोग खुश नहीं रहते हैं, कंपटीशन के चक्कर में तनाव में ही रहते हैं। एक सर बहुत आम सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूँ। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूँ या मैं बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मेरा वजन बढ़ते ही जा रहा है। तो इस प्रकार के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं मेरी प्रैक्टिस में था और 30-32 साल का एक लड़का था जिसका वजन कुछ 80-85 किलो था। अच्छा। वो रेगुलर आता था मेरे पास। मैंने कहा भैया तू वजन कम कर। यही उसने मुझे आंसर दिया कि मैं सर कुछ खाता नहीं हूँ और मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। आयुष, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, 5% खाली लोग होते हैं जिनको जेनेटिकली आप उनका वेट बढ़ा रहता है। जेनेटिकली मतलब या कोई बीमारी की वजह से हो या फैमिली में हो तो आता है। बाकी 95% लोग खाने की वजह से ही वेट गेन करते हैं। अच्छा। मुझे तो श्योर था ये बोल रहा है कुछ नहीं खाया। मैंने उसको बोला भाई तो कल से एक काम करना, जो मुंह में डालता है कल से पानी के अलावा जो भी डालता है तो मेरे को खाली एक पेपर पे लिख के दूसरे दिन मुझे शाम को बताना है। ठीक है। तो जब वो नेक्स्ट डे आया मेरे पास लेके पूरा, तो वो लड़का सेल्समैन था। अच्छा। तो उसने कहा मैं एक ही टाइम खाता हूँ रात को खाना। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं तेरा क्या तूने। तो सुबह में उठा, वो 9 बजे घर से निकल गया। एक बड़ी चाय पी उसने जी। और हमारा सूरत में जो नाश्ता मिलता है, चीज लोचा खाया, थोड़ी पेटीज खा ली, थोड़े खमन खा लिए चीज वाले। ठीक है। उसके बाद में भाई लंच का टाइम हुआ तो लंच में मैं कुछ नहीं खाता हूँ। मैंने 2-3 वड़ा पाव खाया, 250 ग्राम जलेबी खाई मैंने, और फिर से मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया। ये उसने बोला मैं कुछ नहीं खाया। ये कुछ नहीं खाया, ये गिनता नहीं है खाने में। ठीक है। और फिर रात में मैं जैसे घर गया तो 2 रोटी, दाल चावल सब्जी जो बना था वो मैंने खा लिया। और उसके बाद में मैंने गुजिया का एक पैकेट खा लिया। और मेरे को इच्छा थी तो घर में स्वीट था तो एक गुलाब जामुन भी खा लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने खाना एक ही बार जी, और बाकी का जो खाना है वो गिन नहीं रहे। इसमें जो खाने की जो हम नहीं कैलकुलेशन जो है वो कैलोरी से करते हैं जी। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपने खर्च कितना किया और आपने डाला कितना जी। अब नॉर्मली एक इंसान की डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्क, उसका काम काज करने के आधार पर 800 से 1000 कैलोरी प्रतिदिन खानी चाहिए, होनी चाहिए जी। राइट। इसके ऊपर जो भी होगा अगर वो आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो जमा होगा, तो वो चर्बी के रूप में जमा होगा। अब मैं जब इस आदमी की कैलोरी गिनता हूँ तो ये लगभग 3-3.5 के आसपास जाती है पर डे। कारण भाई वो जो चीज खा रहा है, लोचा खा रहा है, वो वहीं पे ही 500 कैलोरी डाल रहा है।
250 ग्राम जलेबी खाया उसने, उस वहां 500 कैलोरी डाल दी उसने, 2-3 वड़ा पाव खा और 500 कैलोरी डाल दी, एक कोल्ड ड्रिंक पिया, एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 12 से 15 चम्मच शक्कर की मिठास होती है। और शुगर स्लो पॉइजन बोलते हैं आजकल, वो धीमे स्लो वाला नहीं है, जहर। वो 100% का फास्ट पॉइजन है, वो डायरेक्ट शुगर है, वो डाल रहा है। अरे तो ये कैलोरी जब मैंने उसको कैलकुलेट करके बताया कि भाई बेटा तू ये जो खा रहा है, तू एक बार नहीं खाया, तूने 4 बार खाना खाया है। बाप हम रे। सोचते हैं एक समोसा एक वड़ा पाव खाने से क्या होगा, हाँ, वो एक समोसा एक वड़ा पाव आप जब खा रहे हैं तो आप 3 रोटी के बराबर खा रहे हैं। नॉर्मल खाने से ज्यादा खा रहे हैं, उल्टा एग्जैक्टली हम ये कह तो के नहीं खा ये रहे हैं। आपने कितना खाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या क्या खाया, खाया तो उस जरूरी। चीज में कितनी कैलोरी है हम्म या आपने जमा की। हम्म। और वो जो भी चीजें खा रहा है वो, मैं ऑयल तो अभी गिन ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कढ़ाई में से निकला है, ओ। जब वो ऑयल के साथ आएगा तो हम्म। वो और नुकसानदेह होगा, उसको हार्ट अटैक और ओबेसिटी बढ़ा देगा। ओबेसिटी बढ़ाने। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। विषय है और मिथ है, एक हाँ, गलत फहमी है लोगों की कि मैं कम खाता हूँ फिर भी। मोटा हो रहा हूँ। तो आप कैलोरी गिनना शुरू करिए। तो कुछ आप गवर्नमेंट ने भी ऐसे प्रिकॉशंस लिए हैं सर? गवर्नमेंट अपने जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो अब ये एक ऐसे डायरेक्टिव पे आने वाला है कि जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स में या लारी पे जहाँ पे भी ये चीजें बिकती हैं वहां पे आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि वड़ा पाव है, समोसे हैं, जलेबी है, ये मोटापा पैदा करता है। ऐसा अभी ये पाइपलाइन में है और लाने की ये लोग बहुत ही प्लानिंग में है, प्लानिंग में है। जल्द इसका आएगा। कारण ये है कि इंडिया अभी तक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज में काफी पीछे था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में ये बहुत ही तेजी से बढ़ तेजी से बढ़ रहा रहा है, है। मतलब एक हब बन चिंता रहा का है विषय हो गया है गवर्नमेंट के का। लिए, बिल्कुल। एक सर, मैं बताऊं तो भारत में पिछले साल 1 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्याएं की। और जब उन आत्महत्याओं के पीछे का कारण पता करने गए हम, तो एक मुख्य कारण सामने आया, मानसिक अस्वस्थता यानी मेंटल इलनेस। लोगों को पता चलने पर कि उन्हें मानसिक मदद की जरूरत है, मनोचिकित्सक की, साइकाइट्रिस्ट की, लोग समाज के डर से मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गया तो कहीं लोग मुझे पागल नहीं कहने लग गए। तो ये जो एक हमारी विचारधारा है समाज के अंदर, उसे बदलनी चाहिए। आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश तो ये है कि आपका दिमाग, मुझे ये जवाब दीजिए कि आपका दिमाग वो शरीर का एक हिस्सा है या नहीं। बिल्कुल, जैसे किडनी हिस्सा है वैसे दिमाग भी है। तो अगर आप अपने ही शरीर के एक हिस्से को निग्लेक्ट कर रहे हैं हाँ हाँ, तो उसके परिणाम तो गंभीर आने ही हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर सोशल स्टिग्मा आपको है कि भाई मैं पागल का लेबल हो कर लेंगे लोग, ये है हम्म, ऐसा है, तो हर बार आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि दवाई की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। कई बार खाली काउंसलिंग से, काउंसलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका बड़ा कोई आपको समझाता है, ऐसे वो डॉक्टर आपकी समस्या सुन के समाधान करता है। समाधान करता है, हाँ, आपके जो मगज में विचार है वो क्लियर करता है और आप ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं। तो बिल्कुल। 90% केस में खाली हाँ, इसी की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की। जी। और यदि आपको इससे भी परहेज है या थोड़ा सा ग्लिच है, हम्म। तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक टेलीमन नाम का एक वेबसाइट शुरू किया है जो फ्री ऑफ चार्ज है अच्छा। और 24/7 अवेलेबल है, ओके। जिसका डिस्क्रिप्शन तुम डाल हाँ, देना। मैं डाल दूंगा जी। तो वो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी मन का प्रॉब्लम है वहाँ पे आप बात कर सकते हैं और वहाँ पे जो काउंसलर है सामने आपको आपकी समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो आपको जब कोई एक्सट्रीम कदम उठाने की जब ऐसे दिमाग में आ इच्छा जाए। हो हाँ हाँ। तो ये नंबर याद रखिए, यहाँ पे एक बार कॉल करिए बिल्कुल। और आपकी समाधान तुरंत ये हो जाएगा। हो जाएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये एक मानसिक बीमारी मतलब पागलपन है, जी। ये सबसे पहले निकालना चाहिए। अब ये मैं इसके कारण भी बता देता हूँ दो कि क्यों होते हैं। जी जी। यहाँ अब पहले इंडिया में सुनने में नहीं आता था इतना। हम्म। सबसे पहला है, अभी बहुत सालों से न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हाँ, चालू एकल है। परिवार का, हाँ। बिल्कुल। माँ बाप के साथ नहीं रहते नहीं पहले, रहते। भारत जॉइंट फैमिली के लिए जाना जाता था। बिल्कुल। तो ये जो जब न्यूक्लियर फैमिली आप अकेले रहने लगते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और या उनका बच्चा है, तो जीवन के उतार चढ़ाव में उनको इमोशनल सपोर्ट सपोर्ट नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता है। बिल्कुल। और अगर वो फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं है तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी उनको प्रॉब्लम आता प्रॉब्लम है। आती है, हाँ। तो ये सारी चीजें तनाव पैदा करती है जी। और इन टर्न ये सारी चीजें इनके दिमाग पे असर करती है।
तो ये जो आप किससे देखते हैं कि पूरा का पूरा फैमिली ने सुसाइड कर लिया फाइनेंशियल इसकी वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। या हस्बैंड ने अपनी वाइफ और बच्चों को जहर दे दिया और खुद मर गया। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं वो फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट न मिलने की वजह से होता है। तो आप एटलीस्ट आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं तब भी आप अपने पेरेंट्स या से मिला सलाह मशवरा ले, उनकी मदद लें। मांगने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल अपनों से ही मांगने, जान से बड़ी कीमत कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और ये एक ही बार आती है, जिंदगी एक ही बार मिलती है। तो इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी बाद चाहिए। में पूरी जिंदगी परिवार को पछताना पड़े, इससे अच्छा एक बार हमसे मिल लें, उनसे अपनी दुख शेयर कर लें, दिल हल्का हो जाता है। सही है। और परिवार तो शक्ति है हमारी, पक्का। और परिवार से अगर एक बार नहीं बात कर सके तो वही जो मैंने आपको टेलीमन का एक बताया है, वो तो थर्ड पार्टी है। करने से हमारी जो बातचीत है वो पूरी कॉन्फिडेंशियल रहती है, 100% कॉन्फिडेंशियल रहती है। मतलब बिल्कुल भी इस चीज का डर नहीं है कि किसी को पता नहीं, नहीं, किसी को नहीं पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर, हमारी उम्र के लोग जो है 30 साल के 25 साल के लोग, उनका बहुत सी बार ये कहना है, मैंने जब इंस्टाग्राम पे डाला कि भाई मैं हेल्थ अवेयरनेस को लेकर एक डॉक्टर से बातचीत करने वाला हूँ, तो एक मध्य प्रदेश से एक हमारी बहन का मैसेज आया कि डॉक्टर से ये चीज जरूर पूछेगा कि मैं रात को सो जाती हूँ, मुझे सोने के बाद में 2 घंटे 1.5 घंटे तक नींद ही नहीं आती, मैं बस सोती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, नींद ही नहीं आती। तो क्या कारण है कि लोगों को सोने के बावजूद 1-2 घंटे तक नींद नहीं आ रही है, और इसको ठीक करने के लिए भी वो क्या करें? इसमें अभी के जो ट्रेंड में है ना, ये बहुत कॉमन हो गया है, और ये तो बच्चों से लेके बड़ों तक का हो गया है कॉमन। और सबसे बड़ा इसका रीजन है, मैं मेरी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ, मैं उसको एक ही सवाल पूछता हूँ, तू रात को बेडरूम में मोबाइल लेके जाता है? ओके लेके जाते हैं, सब लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाता हूँ। हाँ, तो जब वो मोबाइल आप बेडरूम में गए और कुछ कंटेंट देखने का शुरू किया आपने, तो देखिए सबसे पहले कि नींद आती कब है? नींद जब आती है जब आपका दिमाग शांत होता है, शरीर शिथिल होता है, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनता है, तब आपका शरीर सुस्त होता है और धीरे धीरे नींद आती है। आप जैसे ही मोबाइल का कंटेंट शुरू करेंगे आपका मन एकदम जागृत हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उसके अंदर होगा। पहले के टाइम में क्या था कि टीवी था, एक ड्राइंग रूम में टीवी था, उसके बाद उसको ऑफ किया, आप घर बेडरूम में आ गए, अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब तो वो टीवी भी बेडरूम में आता है मोबाइल के रूप में। तो आप जब कंटेंट शुरू करते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे आप मूवी देखने गए, कभी नाइट शो में आपने ध्यान दिया होगा कि मूवी देखा आपने 9 से 12 में देखा, तो आपको कभी 12 बजे घर पे आके नींद नहीं आएगी, नहीं आती है। वो कंटेंट 1 से 1.5 घंटा और चलता है दिमाग में। तो यही जैसे आप मोबाइल शुरू करते हैं तो वो कंटेंट भी आपका 1-1.5 घंटा उसमें चालू रहता है। अब जैसे बंद करेंगे उसके बाद भी 1-1.5 घंटे के बाद नींद आएगी, और ये एक विष चक्र है। आप सोचते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं मोबाइल देखती हूँ, और वो मोबाइल देखने से ही आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप जागृत हैं, दिमाग एक्टिव है। हाँ, आप थक के जब उसको छोड़ देंगे कि चलो भाई 1-1.5 घंटा हो गया, वैसे ही नींद नहीं आ रही, थक के छोड़ देंगे, अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ, तो भी नहीं आएगी, क्योंकि वो 1-1.5 घंटा आपके दिमाग में चलेगा। तो आप 12 बजे जब फोन रखेंगे तो आपको नींद 1:30-2 बजे आएगी, और उठने का टाइम हो जाएगा आपका 6-7 बजे का, तो नींद पूरी नहीं होगी। और दूसरा कारण है स्ट्रेस, तनाव। अगर आप तनावग्रस्त हैं किसी भी कारणवश, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में, नौकरी है, यूथ हैं, अगर आप फैमिली वाले हैं तो जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल है, ये तो ये तनावग्रस्त होना भी एक नींद नहीं आने का कारण होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा स्पिरिचुअल जाइए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा योगा करिए, सोने से पहले एक ऐसा वातावरण बनाइए घर में, कुछ अगरबत्ती, एरोमा, ऐसा एरोमा थेरेपी टाइप्स का, या आप कुछ लाइट म्यूजिक सुन लीजिए आपकी पसंद का, या कुछ शांत हो जिससे बुक रीड करिए, कोई बुक आपकी पसंद की। तो ये सब चीज आपके दिमाग को और शरीर को शिथिल बनाएगी, और नींद लाने में आपको मदद करेगी। सर, इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न था, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा है कि आप एज अ डॉक्टर भारत की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो जीवन में से सक्सेस के पीछे तो दौड़ते ही हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, पर वो अच्छे देश के नागरिक बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे भाई बने, अच्छे परिवार के मेंबर बने, और देश के अच्छे नागरिक भी बने। इसके लिए आप उन्हें क्या एक संदेश देना चाहेंगे, छोटा सा कोई भी? संदेश में इतना ही है कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता है जी, और
आप अपनी क्षमता अनुसार आप काम करिए, स्ट्रेस मत लीजिए हम्म, और खुश रहिए, समाज की थोड़ी सेवा करिए, हम्म, अच्छा खाना पीना खाइए, जी। क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप ही से देश बना हुआ है। बिल्कुल। आप अगर जितनी आपकी कम्युनिटी स्वस्थ है उतना जी। आपका देश स्वस्थ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और वो आगे आने के चांस भी इतने ही हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। हम पीढ़ी स्वस्थ होगी तो देश भी स्वस्थ होगा और आगे। बिल्कुल, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बुलावे पर आए, और हम हमारे दर्शकों से भी ये आग्रह करेंगे कि आज के बातचीत से जो कुछ उन्हें सीखने को मिला उसे जीवन में उतारे और एक स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद। थैंक यू।